Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome to lecture number 5 of chapter number 26 of NBF Biology second year. This is part 3 of our previous lecture, that is cloning of gene by recombinant DNA technology, in which today, we are going to discuss the concept and role of some remaining tools. Mechanism and applications of recombinant technology. So, let's begin the lecture. हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट बयान किया जा चुका है और आपको ये बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो कंपोनेंट्स या टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर, मॉलिक्यूलर ग्लू और एक्सप्रेशन सिस्टम शामिल हैं। तो आपको पिछले लेक्चर्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और किस तरह से इसे ऑब्टेन किया जाता है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मेथड कौन सा है, इस बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जा चुकी है। उसके बाद फिर हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं, इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों कहा जाता है, इनको एंडोन्यूक्लियसेस क्यों कहा जाता है, इनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये किस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह की तमाम डिटेल्स आपको पिछले लेक्चर में प्रोवाइड की जा चुकी है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आगे बढ़ाते हुए हम ये मज़ीद टूल्स के बारे में बात करेंगे और इन टूल्स के साथ साथ हमारी कोशिश ये होगी कि आज के लेक्चर में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो बुनियादी मैकेनिज़्म है कि किस तरह से इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। आइए तो हम आज के लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं जिन बच्चों ने वो नहीं अंडरस्टैंड किए तो वो पिछले लेक्चर्स को दोबारा देख लें, उससे उनको इस टॉपिक का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा और तब वो आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर किसे कहा जाता है? दरअसल मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसको हम यूज़ करेंगे एज अ कैरियर या वेक्टर के तौर पर। कैरियर या वेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करे यानी ले जाए। तो हमने किस चीज़ को ले जाना है और कहाँ पर ले जाना है, हमें याद है कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिक्र ये किया था कि हम एक सोर्स ऑर्गेनिज्म से जीन हासिल करते हैं और वो हासिल करदा जीन किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जीन जिसे हमने सोर्स ऑर्गेनिज्म से हासिल किया हुआ होता है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और इसे हम एक होस्ट बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। होस्ट बॉडी में इंसर्ट करने का मकसद दरअसल ये है कि हम इस जीन की एक्सप्रेशन वहाँ पर चाहते हैं, हम इस जीन को क्लोन करना चाहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इस जीन को इस होस्ट के अंदर ले जाने के लिए हमें यहाँ एक कैरियर चाहिए होगा, एक वेक्टर रिक्वायर्ड होगा। चूँकि जीन एक मॉलिक्यूल है लिहाजा मॉलिक्यूल को ले जाने वाला जो कंपोनेंट है वो भी कोई मॉलिक्यूल ही होना चाहिए, इस वजह से इनको मॉलिक्यूलर कैरियर्स कहा गया है। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर्स एक्चुअली ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनके ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप होस्ट बॉडी के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सप्रेशन करवाएंगे। मॉलिक्यूलर कैरियर्स या वेक्टर्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक प्लाज्मिड आपके सामने शो किया है, ये एक नेचुरल मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के तौर पर एक्ट करता है। प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा
न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। इसे आमतौर पर डिफाइन किया जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यानी उसके बैक्टीरिया के न्यूक्लियर डीएनए के अलावा ये मौजूद होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर डीएनए जो उसकी ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है वो तो सभी बैक्टीरिया में मौजूद होगा, जिसे न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर डीएनए ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियोइड डीएनए एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी मौजूद होता है। दैट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। सो व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होगा। जिस तरह से न्यूक्लियर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो ये भी दरअसल डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए हमेशा सर्कुलर डीएनए होते हैं, जो न्यूक्लियर डीएनए वो भी सर्कुलर डीएनए, और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये भी दरअसल सर्कुलर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। सो दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड एक नेचुरल वेक्टर है। इसके अलावा और भी कई किस्म के वेक्टर्स आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके अंदर भी जो नेचुरल वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टैब्लिश किया गया, और उन प्रॉपर्टीज के स्टैब्लिश करने के बाद उनको तैयार किया गया है। तो ऐसे वेक्टर्स को सिंथेटिक वेक्टर्स कहा जाता है, जिनको हमने खुद से बनाया है। ठीक है, यानी किसी मॉलिक्यूल को, नेचुरल मॉलिक्यूल को लेकर उसको मैनिपुलेट करके उसको वेक्टर जैसी प्रॉपर्टीज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके उसे एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो वो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन ये जो वेक्टर आपके सामने है प्लाज्मिड वेक्टर, ये एक नेचुरल वेक्टर है। एक वेक्टर या कैरियर में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो आप ये याद रखिए कि एक वेक्टर या कैरियर जो कि एक व्हीकल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, व्हीकल फॉर कैरिंग फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज का होना इंतहाई जरूरी है। उन प्रॉपर्टीज के बगैर ये मॉलिक्यूल वेक्टर के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात ये कि इट शुड बी स्मॉल साइज डीएनए मॉलिक्यूल। चूंकि इसने फॉरेन डीएनए को कैरी करना है, तो डीएनए को कैरी करने वाला मॉलिक्यूल भी डीएनए ही होना चाहिए। अगरचे ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सम टाइम आप देखेंगे कि डीएनए के बजाय कोई दूसरे मॉलिक्यूल भी एज अ वेक्टर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको याद होगा जीन थेरापी, या बल्कि हम इस चैप्टर के अंदर आगे जीन थेरापी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि जीन थेरापी में हम सम टाइम जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी पेशेंट बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स यूज करते हैं, जिन्हें लिपोसोम्स कहा जाता है। तो लिपोसोम्स ये दरअसल लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे ऐसे माइक्रो लिपिड ग्लोब्यूल्स जिन्हें लिपोसोम्स कहते हैं। तो ये भी कैरियर या वेक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। इन लिपोसोम्स को जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोट करके यूज किया जाता है एज अ कैरियर और वेक्टर। तो सम टाइम ये डीएनए के बजाय कोई और केमिकल नेचर भी रख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर दे आर स्मॉल साइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल, और बल्कि ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, और स्पेशली जो डीएनए वेक्टर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। चले हम इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन कर लेते हैं। चूंकि वेक्टर्स डीएनए के अलावा कुछ और केमिकल नेचर के भी हामिल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर जिन प्रॉपर्टीज का जिक्र करें ये स्पेशली वो प्रॉपर्टीज हैं जो डीएनए वेक्टर्स में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, डीएनए के बने हुए जो वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली मौजूद हैं, उन प्रॉपर्टीज का हम एक्चुअली जिक्र कर रहे हैं। और चूंकि जनरली वेक्टर्स डीएनए के ही बने हुए होते हैं, ये तो मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस बताया, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टीज आप इन जनरल तमाम वेक्टर्स के लिए भी अज्यूम कर सकते हैं। तो आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हमने जो जिक्र की है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपने क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के टॉपिक में इस टर्म को ज़रूर पढ़ा होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दरअसल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ख़ास सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर, जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस का आगाज़ होता है।
क्योंकि ये वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहां पर कुछ एंजाइम्स आकर डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिनमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम शामिल है। डीएनए हेलिकेज, आपने इसका नाम क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर के अंदर यकीनन पढ़ा है, डीएनए हेलिकेज। और इसके अलावा एक और एंजाइम डीएनए गायरेज का नाम भी वहां पर बताया गया था, जिसे टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं। तो ये दोनों एंजाइम डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज ये खास जगह पर आकर डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनकी वजह से रेप्लिकेशन का आगाज हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट आपको डीएनए के अंदर नजर आ रहा है। इस जगह पर ये एंजाइम्स इंटरेक्ट करेंगे और इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये रेप्लिकेट हो सकेगा। बच्चों, हम आमतौर पर ये कहते हैं ना कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है, यानी वो अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है। लेकिन ये उसी सूरत मुमकिन हो सकता है कि अगर किसी डीएनए के अंदर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट मौजूद हो तो तब वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो सकता है। अगर किसी डीएनए के अंदर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट मौजूद नहीं है, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कह रहे हैं, वो पॉइंट मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो डीएनए खुद से रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए नहीं होगा। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी दरअसल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि इस जगह पर ये एंजाइम्स इंटरेक्ट करते हैं और डीएनए को रेप्लिकेट होने का मौका फराहम करते हैं। तो प्लाज्मिड, इसके अंदर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ऑलरेडी मौजूद होती है। इसी वजह से किसी एक बैक्टीरियल सेल में एक प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज मौजूद हो सकती हैं। न्यूक्लियर डीएनए हमेशा एक ही कॉपी में मौजूद होता है, लेकिन प्लाज्मिड की आपको सेवरल कॉपीज किसी बैक्टीरियल सेल में मिल सकती हैं, क्योंकि प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं और इस तरह से इनका नंबर इंक्रीज होता रहता है। इसी तरह से आप देखिए एक और प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का मौजूद होना। जैसे आपको इस प्लाज्मिड में एएमपी, एम्पिसिलिन, एएमपी स्टैंड्स फॉर एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ये इस जगह पर मौजूद है। और फिर टेट्रासाइक्लिन, टीईटी फॉर टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ये इस जगह पर मौजूद है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यहाँ पर मौजूद होना ये किस मकसद के लिए है? दरअसल जिस प्लाज्मिड में ये जीन मौजूद होता है ना, उस प्लाज्मिड के हामिल बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर इन बैक्टीरिया में ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड मौजूद है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो एम्पिसिलिन अगर आप इन बैक्टीरिया पर अप्लाई करते हैं तो ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से कंट्रोल नहीं होंगे, ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेंगे। और दूसरी तरफ ये बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम के पास दिस प्लाज्मिड इज एब्सेंट, तो चूंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस बैक्टीरियम के पास नहीं है, लिहाजा इन बैक्टीरिया के ऊपर अगर आप एम्पिसिलिन अप्लाई करते हैं तो ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से कंट्रोल हो सकेंगे। तो आपने देखा कि जिन बैक्टीरिया के पास ये रेजिस्टेंट जीन कंटेनिंग प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसके अंदर उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस मौजूद होगी। इसका फायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पर हम अगर इस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करते हैं, हम इस वेक्टर के अंदर यहाँ से इसको सपोज यूं कट करते हैं और कट करने के बाद इस जगह पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट कर लेते हैं यहाँ पे, और इस जगह पर अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करके हम किसी बैक्टीरियल सेल में से ले जाते हैं, तो जिस बैक्टीरियल सेल में हम इस प्लाज्मिड को लेकर जाएंगे अलॉन्ग विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उस बैक्टीरियम में एम्पिसिलिन असर नहीं करेगी, एम्पिसिलिन के लिए वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी। इस तरह से हम एम्पिसिलिन के ज़रिए इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनमें जीन इंसर्ट हो चुका होगा। ठीक है, यानी आप सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर ये समझ लें कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है ये दरअसल एक सिलेक्शन मार्कर के तौर पर यूज होता है। सिलेक्शन मार्कर का मतलब है, यानी जब आप ये प्लाज्मिड जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्ट करके इसको जब आप किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देंगे, तो तब आप उन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज करेंगे। तो चूंकि एंटीबायोटिक्स यहाँ पर
ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज हो रही हैं। इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को सिलेक्शन मार्कर कहा जा रहा है। ये बात यहाँ पर इतनी अच्छी आपको समझ में नहीं आई होगी। अभी हम आगे चलकर जब मैकेनिज्म की बात करेंगे कि किस तरह से हमने इन टूल्स को यूज करना है, तो वहां पर आपको ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का यूज बखूबी समझ में आ जाएगा। बहरहाल ये भी एक लाजमी फीचर है जो कि वेक्टर में होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बजाय सम टाइम कुछ और मार्कर जीन्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली जो मार्कर यूज़ किया जाता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम एनलिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि एक और प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, या इसको पॉलीलिंकर भी कहा जाता है, पॉलीलिंकर डीएनए। पॉलीलिंकर डीएनए या मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इसका मतलब ये होता है कि देयर शुड बी मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। यहाँ पर जैसे आपको ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि EcoR1 की रिस्ट्रिक्शन साइट इस जगह पे मौजूद है, ये HIND3 कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर मौजूद है, EcoR5 की रिस्ट्रिक्शन साइट है, BAMH1, ये SAL1, ये PST1, फिर NDE1। तो इस तरह से आप देखिए कि ये कितने डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स इस प्लाज्मिड में मौजूद है। तो एक से ज़्यादा एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मौजूद होना, ये आपको एक लिबर्टी फ्राहम करता है, ये पॉइंट कि आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस जगह पर भी फिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है कि आप किसी एंजाइम को यूज़ करते हुए आप इस प्लाज्मिड को ओपन करेंगे और वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट कर पाएंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे फिट करेंगे ये भी आगे चलकर आपको अभी दिखाया जाएगा मैकेनिज्म के अंदर। तो बहरहाल आप ये याद रखें कि हमने वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस तरह फिट करना है, और वेक्टर को ओपन किए बगैर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट नहीं किया जा सकेगा। और वेक्टर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर इन डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में से किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर्स ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि व्हीकल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, विच कैरी द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल फॉर द मल्टीप्लिकेशन और फॉर देयर एक्सप्रेशन। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इन वेक्टर्स की 3 टाइप्स हैं। इनमें जो प्लाज्मिड है वो तो एक नेचुरल वेक्टर है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं वेक्टर्स की, तो उसमें प्लाज्मिड्स में आपने ये याद रखना है, जैसे अभी जो एग्जांपल आपको दे रहे थे, ये एक प्लाज्मिड है जो जब ये वेक्टर्स का यूज़ शुरू में किया जाने लगा है 1970s के अंदर, तो उस वक्त ये वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लाज्मिड, वन ऑफ द अर्लीस्ट वेक्टर जो कि यूज़ किया गया था उन शुरू के दिनों में। तो इस प्लाज्मिड को, इस वेक्टर को नाम दिया गया है PBr322। तो PBr322 ये बड़ा एक फेमस प्लाज्मिड है जो कि बहुत अरसे तक और अभी तक ये यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा आजकल और भी वेक्टर्स डेवलप किए जा चुके हैं, लेकिन ये एक तो अर्लीस्ट डिस्कवर्ड वेक्टर है और दूसरा ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। तो इसका जो नाम है PBr322, इसमें P फॉर द प्लाज्मिड, यानी ये टाइप ऑफ वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है कि किस किस्म का वेक्टर यूज किया जा रहा है, प्लाज्मिड है या कोई और टाइप है, तो ये P प्लाज्मिड को इंडिकेट कर रहा है। BR असल में ये उस ऑर्गेनाइजेशन के नेम को इंडिकेट कर रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन की चूँकि ये प्रोडक्ट है तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इस प्रोडक्ट को एक ख़ास नंबर से डेजिग्नेट किया हुआ है, यानी ये उसका प्रोडक्ट नंबर है। जैसे आप देखें कि आप कोई भी चीज़ बाज़ार से लेकर आते हैं, जैसे सैमसंग के मोबाइल्स हैं या फिर किसी और कंपनी के मोबाइल्स हैं, तो हर एक मोबाइल का एक मॉडल नंबर होता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की चूँकि ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है 322। तो PBr322 इस तरह से इसका नेम है। बात बची ये समझते हैं शायद 322 इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं या बेस पेयर्स हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 4361 बेस पेयर्स मौजूद हैं, और ये आपको यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन भी दिखाई हुई है कि EcoR1 की साइट किस पॉइंट पर है, HIND3 की साइट किस पॉइंट पर है। अच्छा, आपको ये यहाँ पर इन साइट्स को याद नहीं रखना
कि ये कितने कितने बेस पेयर्स पर ये साइट्स मौजूद हैं। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये एग्जांपल के तौर पे इसकी पिक्चर दिखाई जा रही है, अदरवाइज़ ये पिक्चर आपके कोर्स में शामिल नहीं है। तो बहरहाल आपने ये याद रखना है कि प्लाज्मिड की एक किस्म ये PBr322, ये नाम ज़रूर आप याद कर लें, 322 है। और इसके अलावा एक और प्लाज्मिड जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर, वो है PSC101। तो PSC101 ये एक अल्टरनेटिव प्लाज्मिड है। आप देख रहे हैं इसमें एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंट जीन्स हैं, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मिल रहा है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद नहीं है। तो जितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ज़्यादा होंगे उतनी आपके पास लिबर्टी ज़्यादा होती है, यानी उतना वो ज़्यादा फेवरेबल प्लाज्मिड होगा एज अ वेक्टर। तो इस तरह से ये PBr322 ये ज़्यादा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू PSC101। उसके बाद आप देखिए कि एक और एग्जाम्पल है वेक्टर की, वो है लैम्डा फेज DNA। लैम्डा फेज DNA ये दरअसल बैक्टीरियोफेज की एक किस्म है, उसके DNA को भी मॉडिफाई किया गया एज अ वेक्टर। तो इस तरह से ये लैम्डा फेज DNA जो कि बैक्टीरियोफेज से हासिल करदा एक DNA, उसको भी चूँकि एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस वेक्टर का नाम लैम्डा फेज DNA। इसके अलावा कॉस्मिड दरअसल ये कम्बिनेशन है प्लाज्मिड और फेज DNA की, यानी एक तरफ से ये बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया जाता है और दूसरी तरफ बैक्टीरियोफेज से इसका DNA ऑब्टेन कर लिया जाता है, और दोनों को मिलाकर एक कम्बिनेशन बनाई जाती है। और इस तरह का जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल होगा जिसमें ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के DNA को कंबाइन किया होगा, ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को कॉस्मिड कहा जाएगा। इसे प्लाज्मिड या लैम्डा फेज के बजाय कॉस्मिड का नाम दिया जाता है। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये यीस्ट DNA है, और इस यीस्ट DNA को भी मॉडिफाई किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ वेक्टर, और इसके अंदर भी जो वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज उनको डेवलप किया गया है। तो इस तरह से ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये याक, ये भी एज अ वेक्टर यूज किया जा रहा है। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू दरअसल ये भी एक एंजाइम है, इसका नाम है DNA लाइगेज। आपने ये एंजाइम क्रोमोसोम एंड DNA वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा। DNA लाइगेज आपको याद आ रहा होगा कि ये वो एंजाइम है जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। लैगिंग स्ट्रैंड में आप याद कीजिए, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर जहाँ पर रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रही होती है, तो उस लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने वाला एंजाइम DNA लाइगेज है, और ये एंजाइम मॉलिक्यूलर ग्लू कहलाता है। मॉलिक्यूलर ग्लू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये दो DNA के स्ट्रैंड्स को, जैसे ये एक स्ट्रैंड है DNA का और ये दूसरा स्ट्रैंड, एक का एंड ये 3' एंड है जिसके ऊपर आपको ये OH एक्सपोज नजर आ रहा है, और दूसरे DNA स्ट्रैंड का ये 5' एंड है जहां पर आपको फॉस्फेट ग्रुप एक्सपोज नजर आ रहा है। तो ये इन दोनों स्ट्रैंड्स को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देता है, और इन दोनों को यूं ज्वाइन करके ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट कर देता है, और यूं दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो DNA लाइगेज है, इसने चूंकि दो DNA स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमने प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करना है। तो प्लाज्मिड को हम यूं ऐसे कट करेंगे, प्लाज्मिड जब यूं कट हो जाएगा तो ऐसी सूरत में ये प्लाज्मिड अब आपको ये इस तरह से नजर आएगा, और फिर इसके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करने के लिए ये मॉलिक्यूलर ग्लू यूज करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ग्लू जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देगा, और यूं आपके सामने ये दो मुख्तलिफ सोर्सेज के DNA कंबाइन हो जाएंगे, और ऐसा DNA जो दो डिफरेंट सोर्सेज के DNA से बनाया जाए उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। तो यूं रिकॉम्बिनेंट DNA इस मॉलिक्यूलर ग्लू के जरिए बनाया जाएगा। अच्छा, अभी जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर मॉलिक्यूलर सीजर्स को पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मॉलिक्यूलर सीजर कौन से बॉन्ड को क्लीव करते हैं, तो उसमें आपने देखा था कि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करते हैं। तो जबकि ये जो DNA लाइगेज एंजाइम है, ये दरअसल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंजाइम्स हैं। DNA लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करने वाला एंजाइम है, और मॉलिक्यूलर सीजर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करने वाला एंजाइम है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा एंजाइम है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है? तो उसमें आपने मजीद नाम भी याद रखने हैं। जितने भी पॉलीमरेजेस हैं, पॉलीमरेजेस,
यहाँ पर पॉलीमरेजेस से मुराद है डीएनए पॉलीमरेजेस जो डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं, या आरएनए पॉलीमरेजेस, इन पॉलीमरेजेस की बात हो रही है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेजेस या आरएनए पॉलीमरेजेस ये सभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने वाले एंजाइम्स हैं। लेकिन डीएनए लाइगेज से ये कैसे मुख्तलिफ हैं? दरअसल ये डीएनए पॉलीमरेजेस और आरएनए पॉलीमरेजेस किसी डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड में 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते जाते हैं। लेकिन इसके बक्स डीएनए लाइगेज यूं 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के बजाय दो स्ट्रैंड्स के दरमियान इस तरह से ज्वाइनिंग कॉज करता है, इस तरह से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो डीएनए लाइगेज बाकी डीएनए या आरएनए पॉलीमरेजेस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये पॉइंट भी आपके माइंड में रहना चाहिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मॉलिक्यूलर ग्लू के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जिसे हमने यूज करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो है एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन सिस्टम याद रखें कि ये एक सूटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है इन विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी मल्टीप्लाइड और एक्सप्रेस्ड टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना, उसको क्लोन करना है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट से कोई प्रोडक्ट हासिल करनी है, ये एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन ये सारा काम होगा कहाँ? आपको याद होगा हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सप्रेशन हासिल करनी है। यानी या तो उसको क्लोन करना है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, या फिर उसकी कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करनी है। तो ये सूटेबल होस्ट जिसके अंदर ये काम किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो सूटेबल होस्ट जिसमें ये सारा काम किया जाएगा, उस सूटेबल होस्ट को दरअसल एक्सप्रेशन सिस्टम का नाम दिया गया। ये एक्सप्रेशन सिस्टम क्या हो सकता है? कौन से ऑर्गेनिज्म को आप एक्सप्रेशन सिस्टम कहेंगे? क्या इंसान एक एक्सप्रेशन सिस्टम हो सकता है, या कोई अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या यीस्ट, या फिर बैक्टीरिया? इनमें से कौन एक्सप्रेशन सिस्टम हो सकता है? तो पहली बात तो ये याद रखिए कि जो एक्सप्रेशन सिस्टम है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर ना हो। ठीक है, एक्सप्रेशन सिस्टम मस्ट बी यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर हो सकता है लेकिन मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम, क्योंकि हमने किसी जीन की जो प्रोडक्ट है वो अमूमन किसी सेल से ऑब्टेन करनी होती है। अगरचे सम टाइम हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन जनरली हम बात करें तो यूनिसेलुलर होना चाहिए एक्सप्रेशन सिस्टम। बाज़ औक़ात हम प्लांट्स या एनिमल्स को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूनिसेलुलर होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये सिंपल होना चाहिए। सिंपल इस सेंस में कि इसका जेनेटिक सिस्टम बहुत सिंपल हो, यानी इस लिहाज से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को कंपेयर किया जाए तो प्रोकैरियोट्स जो कि सिंपल हैं तो दे आर मोर फेवरेबल। अच्छा, याद रहे कि मैं यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोर फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर एन एक्सप्रेशन सिस्टम। हो सकता है कि कोई एक्सप्रेशन सिस्टम हो जो ना यूनिसेलुलर हो और ना ही वो सिंपल हो, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई प्लांट या कोई एनिमल, उसको भी एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये आगे चलकर आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन आमतौर पर एक एक्सप्रेशन सिस्टम यूनिसेलुलर होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए, और इसका जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट जनरेशन टाइम। और ये शॉर्ट जनरेशन टाइम इसका क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम इसकी सेवरल जनरेशन्स के ज़रिए उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मोर एक्सप्रेशन हासिल कर पाएंगे, इस वजह से इसका जनरेशन टाइम शॉर्ट होना चाहिए। इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा ये याद रखिए कि ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम होता है ना, ये टाइप ऑफ वेक्टर पर डिपेंड करता है। आप जिस किस्म का वेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने एक सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम चूज़ करना होता है कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर प्लाज्मिड के ज़रिए कैरी करना है, ठीक है, अगर प्लाज्मिड को एज अ कैरियर और वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में सूटेबल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लाज्मिड की एक्सप्रेशन मुमकिन है वो है बैक्टीरिया, तो आप बैक्टीरिया को एज एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ करेंगे। अगर आप लैम्डा फेज या बैक्टीरियोफेज डीएनए को एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी आप बैक्टीरिया को ही एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वायरसेस, इनकी अपनी तो कोई मशीनरी नहीं होती है, ये भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी बैक्टीरियल सेल में, लिहाजा यहाँ पर भी सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम बैक्टीरिया होंगे।
अगर आप कॉस्मेट को यूज करें एज अ वेक्टर तो तब भी आप बैक्टीरिया पर ही रिलाई करेंगे, लेकिन अगर आप यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज कर रहे हैं तो अब आप बैक्टीरिया के बजाय यीस्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की एक्सप्रेशन बैक्टीरिया में नहीं होगी, ये यीस्ट में होगी, तो इस वजह से आपको यीस्ट यूज करना होगा। तो आपने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम है ये दरअसल टाइप ऑफ वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि जिस किस्म का आप वेक्टर यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सप्रेशन सिस्टम को चूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये 5 टूल्स यूज करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर कैरियर्स, मॉलिक्यूलर ग्लू और फिर ये एक्सप्रेशन सिस्टम, और इनको यूज करते हुए हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारे टूल्स किस तरह से इस्तेमाल में आएंगे और किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क करती है और किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जीन को क्लोन कर सकते हैं या फिर उसकी मज़ीद कोई प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से इसके ज़रिए क्लोनिंग ऑफ जीन पॉसिबल है और किस तरह से मज़ीद प्रोडक्ट्स हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की हासिल कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मैकेनिज्म है वो 3 बुनियादी स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप उसमें फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन ये पहला स्टेप होगा, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है ये मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक ऐसा डीएनए जो 2 मुख्तलिफ सोर्सेज के डीएनए की कम्बिनेशन से बनाया जाए वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। यानी आपने एक डीएनए का सेगमेंट एक ऑर्गेनिज्म से लिया और दूसरा डीएनए का सेगमेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया तो यूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए देखें हमने सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट करना है, एंड द डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जैसे आप प्लाज्मिड देख रहे हैं ये डेफिनेटली प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल के पास मौजूद रहा होगा और इस बैक्टीरियल सेल से आपने इस प्लाज्मिड को यूं आइसोलेट कर लिया, बाहर निकाल लिया। ना सिर्फ आपने आइसोलेट कर लिया बल्कि आपने किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए इसको कट करके ओपन भी कर लिया। आप देख रहे हैं कि ये EcoR1 की रेस्ट्रिक्शन साइट इस प्लाज्मिड में मौजूद है और EcoR1 से जब हमने इसको ट्रीट किया तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल अब सर्कुलर नहीं रहा बल्कि ये इस तरह लीनियर मॉलिक्यूल बन गया है और इसमें ये स्टिकी एंड्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। तो ना सिर्फ ये प्लाज्मिड को आइसोलेट करना बल्कि उसको यूं ओपन करना बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये पहला स्टेप कहलाएगा। और इसके साथ साथ इस पहले स्टेप में हमने एक टारगेट पीस ऑफ डीएनए जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है वो भी आइसोलेट कर लेना है किसी सोर्स ऑर्गेनिज्म से। जैसे ये कोई सोर्स ऑर्गेनिज्म है और इस सोर्स ऑर्गेनिज्म से आपने ये डीएनए लिया और इस डीएनए में जिस जगह पर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट सिचुएटेड है उसके दोनों एंड्स पर मौजूद पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से आप इसको कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने EcoR1 के जरिए प्लाज्मिड को कट किया था और EcoR1 के जरिए ही इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर रहे हैं। इसके भी जो दोनों बॉर्डर्स हैं वो EcoR1 के जरिए ही कट किए जा रहे हैं। यहाँ पर सेम एंजाइम यूज करना क्यों ज़रूरी है, क्या हम यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम भी यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब यह है कि हम यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम यूज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर मोहतात रहना है कि जो एंजाइम आप प्लाज्मिड को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे सेम वही एंजाइम आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए भी यूज़ करना है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद दरअसल ये है कि अगर आप सेम एंजाइम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो स्टिकी एंड्स आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों एंड्स के ऊपर स्टैब्लिश होंगे वही स्टिकी एंड आपके प्लाज्मिड में भी डेवलप होंगे। और इस स्टिकी एंड्स का कंपैटिबल होना इस वजह से ज़रूरी है कि आप जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो इनके दरमियान हाइब्रिडाइज करने का चांस, इनके दरमियान ज्वाइन करने का चांस ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर ये डिफरेंट एंजाइम्स आपने यूज़ किए हुए होते हैं और यहाँ पर जो स्टिकी एंड्स होते हैं प्लाज्मिड में और जो स्टिकी एंड्स यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास होते तो वो चूंकि डिफरेंट स्टिकी एंड्स होते एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना होते तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटीग्रेट करना पॉसिबल ना होता।
और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जैसे आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मॉलिक्यूलर सीजर्स दो तरह का मोड ऑफ एक्शन रखते हैं। एक मॉलिक्यूलर सीजर्स वो जो स्टैगर्ड कट लगाते हैं और उनसे पैदा होने वाले फ्रेगमेंट्स में स्टिकी एंड्स बनते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूलर सीजर्स जो ब्लंट कट लगाते हैं और उनसे पैदा होने वाले फ्रेगमेंट्स में ब्लंट एंड्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे मॉलिक्यूलर सीजर्स जो स्टैगर्ड कट लगाते हैं और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, ये ज़्यादा फेवरेबल होंगे for the use in biotechnology as compared to the enzymes which cannot form staggered cut। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहला स्टेप यूं परफॉर्म किया कि आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए and the DNA containing the gene of interest by using appropriate restriction enzyme, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जीन इंसर्शन और इंटीग्रेशन इनटू द प्लाज्मिड। अब आप ये जीन को इस प्लाज्मिड के साथ कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज डीएनए लाइगेज। याद रखो कि बगैर डीएनए लाइगेज के क्या ये फ्रेगमेंट यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेगा? ये बिल्कुल ज्वाइन तो करेगा, क्योंकि जैसे ही ये डीएनए इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो चूंकि स्टिकी एंड्स कंपैटिबल हैं, लिहाजा इस जगह पर ये बेस पेयर्स तो फौरन से फॉर्म हो जाएंगे। जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन था वहाँ पर बेस पेयर्स तो फौरन से फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये फॉरन फॉर्म नहीं होगा। इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए आपको ये मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए होगा, जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि बगैर डीएनए लाइगेज के भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है, ये दोनों डीएनए कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन वो स्टेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्टेबल करने के लिए डीएनए लाइगेज का मौजूद होना जरूरी है। आप डीएनए लाइगेज की मौजूदगी में जब आप इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसी सूरत में ये जिन पॉइंट्स पर आपको एरोस नजर आ रहे हैं इन पॉइंट्स पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएंगे और इस तरह से एक स्टेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ये पहला स्टेप था, जब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके बाद अब हम दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे। दिस नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम। यानी हमने अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको एक्सप्रेशन सिस्टम कहा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन सिस्टम इज अ सूटेबल होस्ट, तो उस सूटेबल होस्ट के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है। इसके लिए हम इस तरह के बैक्टीरिया का इंतखाब करेंगे जिनके पास ऑलरेडी प्लाज्मिड मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने ऐसे बैक्टीरिया मुंतखब करने हैं जिनके पास ऑलरेडी प्लाज्मिड ना हो। तो बगैर प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया हम लेंगे और उन बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडियम में अलॉन्ग विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्लेस करेंगे। यहाँ पर करना यह है कि इस बैक्टीरियल कल्चर को, जहाँ पर आपने ऐसे बैक्टीरिया लिए हुए हैं जिनके पास ऑलरेडी प्लाज्मिड नहीं है, उन बैक्टीरियल कल्चर को आपने ट्रीट करना है बाय कैल्शियम क्लोराइड। दरअसल यहाँ पर ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये बैक्टीरियल परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो ये जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो आप अगर इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो कैल्शियम क्लोराइड ये इस बैक्टीरियल बाउंड्री को परमिएबल बना देगा, यानी इसके अंदर सेल्फ सीलिंग होल्स क्रिएट कर देगा और इन होल्स के जरिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली अपटेक हो सकेगा। अगर आप ये कैल्शियम क्लोराइड से इस कॉलोनी को ट्रीट नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ये कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, विच इंक्रीजेज द बैक्टीरियल परमेबिलिटी फॉर द अपटेक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है एक बैक्टीरियल कल्चर को जिसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास ऑलरेडी प्लाज्मिड नहीं है, और उसके बाद हम ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड उसके अंदर अपटेक करवाते हैं। तो इस तरह से जब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में दाखिल हो जाएगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बैक्टीरियल सेल्स अब ट्रांसफॉर्म हो गए। लेकिन अब ये जितने भी बैक्टीरिया थे जिनको हमने कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड उस कल्चर के अंदर हमने इंसर्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को अपटेक कर चुके हों। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि ये एक कल्चर मीडियम है, तो इस कल्चर मीडियम में सपोज कीजिए कि ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है
बैक्टीरियल सेल, इसने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपटेक किया हुआ है, और ये पिंक कलर का सेल, इसने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपटेक किया हुआ है। बाकी जो ये वाइट सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स ने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपटेक नहीं किया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये पिंक सेल्स ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स इन्हें कहा जा रहा है। और उसके मुकाबले में ये जो दूसरे वाइट वाले सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो अब इस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स से अलहदा करने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, और ये दरअसल तीसरा स्टेप कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स, ये तीसरा स्टेप कहलाता है। तो इस तरह आप एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को यूज़ करते हुए आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपको यहाँ पर एंटीबायोटिक जीन का जो प्रॉपर यूज़ है वो सही समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमने ये प्लाज्मिड यूज़ किया, इसके अंदर ये जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद है, और ये जीन है, सपोज करो कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, और ये इस जगह पर भी एक जीन मौजूद था, ये सपोज करो ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में भी एक जीन मौजूद था। ये इसको हम ये येलो कलर से चलें शो कर देते हैं कि इस जगह पर भी एक जीन मौजूद था। चले, ये जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो आपने जब EcoR1 से इसको कट किया, सपोज करें कि EcoR1 की जो साइट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर वाक़या, तो जब आप EcoR1 से इसको कट करेंगे तो ऐसी सूरत में ये जीन नकारा हो जाएगा, और यहाँ पर आपने फिर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर दिया, यानी आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को नकारा करके उसके अंदर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो फिट कर दिया। लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो इंटैक्ट है। लिहाजा आप इस बैक्टीरियल कल्चर में जब टेट्रासाइक्लिन ऐड करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन की मौजूदगी में जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो चुके थे वो सेल्स तो बच जाएंगे, वो सरवाइव करेंगे, लेकिन जो सेल्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे, अनट्रांसफॉर्म्ड रहे थे, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स सारे इस टेट्रासाइक्लिन के ज़रिए मारे जाएंगे, और इस तरह से आपके पास जो अब कल्चर ऑब्टेन होगा वो आप यकीन कर लीजिए उन्हीं बैक्टीरिया का कल्चर होगा जिनके अंदर जीन इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप ये एंटीबायोटिक के ज़रिए जो ट्रांसफॉर्म्ड कल्चर होता है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह आप एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को यूज़ करते हुए आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक के बजाय कोई और सिलेक्शन मार्कर भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बजाय कोई और भी सिलेक्शन मार्कर्स हो सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो हमारे स्कोप से बाहर चीज़, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। आप यहाँ पर सिर्फ एंटीबायोटिक का यूज़ देख रहे हैं एज सिलेक्शन मार्कर। अच्छा, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मिसाल के तौर पर अगर ये, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट है लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि आपने उसको कट करके उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट कर दिया है, और ऐसी सूरत में अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स के लिए आप कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, तो आपने टेट्रासाइक्लिन को मुंतखब करना है। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए एम्पिसिलिन यहाँ पे यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर सवाल यूँ पूछा जाए कि एक प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स दो किस्म के, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, और इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन जीन इंटैक्ट है लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कट करके उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट कर दिया गया है, लिहाजा ऐसे प्लाज्मिड से जो ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपको फिर एम्पिसिलिन यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे आते हैं, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस पर भी ध्यान रखना है। ये MCQs में ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से 3 स्टेप्स के बाद, ये जो 3 स्टेप्स आपको पॉइंट आउट किए हैं, इनके बाद आपके पास ये ट्रांसफॉर्म सेल्स का एक कल्चर तैयार हो गया है, और इस कल्चर में ये सभी सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है।
आप कह रहे होंगे पहले तो ये एक एक सेल था और अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो दरअसल बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड भी कर रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पर इनका नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जा रहा है और एक बैक्टीरियल सेल से जो दूसरे दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप भी दरअसल पिछले बैक्टीरियम जैसा ही होता है। तो इस वजह से अब जैसे जैसे इनकी कॉलोनी आगे फर्दर एक्सपैंड करती जाएगी, इनका नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारा वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज भी प्रोड्यूस होती जाएंगी और बल्कि उसकी जो प्रोडक्ट है डिजायर्ड प्रोडक्ट वो भी बनती चली जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ये जो सोर्स ऑर्गेनिज्म था ये ह्यूमन है और इस ह्यूमन से हमने जो जीन हासिल किया था वो जीन दरअसल इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, तो ऐसी सूरत में इस बैक्टीरियल कल्चर से आप वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा सकते हैं और इंसुलिन को आइसोलेट भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोबारा से ये प्लाज्मेट्स को प्यूरिफाई करके आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा फर्दर आगे हासिल भी कर सकते हैं। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मल्टीपल यूजेस हैं, इनके आप मजीद यूजेस आप इस डायग्राम के अंदर मुलाहिजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी वही सारे स्टेप्स को शो किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं पहले स्टेप में आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए एंड डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से आपने बैक्टीरियल से प्लाज्मिड ऑब्टेन किया और उसको ओपन कर लिया। दूसरी तरफ ये आपने किसी सोर्स ऑर्गेनिज्म से डीएनए लिया और उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकाल लिया। और फिर दूसरा स्टेप जीन इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, या आपने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पर वो डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद थर्ड स्टेप प्लाज्मेट्स पुट इनटू द बैक्टीरियल सेल, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की गई है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेल्स क्लोन्ड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, उनकी मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड क्लोन, यहाँ पर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इस्तेमाल हुआ है। आपने जो डिजायर्ड क्लोन से यानी ट्रांसफॉर्म क्लोन उनको आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद जब आप ये क्लोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म क्लोन्स हैं, तो उनको हम मुख्तलिफ तरह से फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आप एक तरफ तो जीन की मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन कर सकते हैं और उनको मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप जो उस जीन की प्रोडक्ट है यानी प्रोटीन उसको हासिल करके उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यहाँ पर मुलाहिजा कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कॉपीज़ ऑफ जीन हासिल करने के बाद आप प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर वो जीन सर्ट करके कोई डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, जैसे जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस इंसर्टेड इनटू द प्लांट्स। या फिर आप उस जीन को फर्दर कोई उसकी जो बेसिक रिसर्च है उसकी फर्दर सीक्वेंसिंग और इस तरह की किसी एक्टिविटी में उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर जीन यूज टू अल्टर द बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग अप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक वेस्ट रिलीज हो जाती हैं उनको क्लीन अप करने के लिए कोई ऐसे ख़ास बैक्टीरिया मॉडिफाई कर सकते हैं जिनके अंदर इस तरह से ये जीन इंसर्ट किया गया हो। और फिर इसी तरह से ये जो प्रोटीन्स थी इनके ज़रिए आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन्स हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन्स हों जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हों, या ये कोई एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हों, या फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कोई वैक्सीन्स हो सकती हैं ये प्रोटीन्स। तो यूँ इसकी सेवरल एप्लीकेशंस हैं। तो आपसे अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पूछी जाएँ तो ये आप पॉइंट्स यहाँ पर एप्लीकेशंस के केस में पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पिछले 2-3 लेक्चर्स में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टॉपिक को हमने कवर किया है इसको बखूबी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के क्वेश्चंस रेज़ करें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.